हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन देखा है कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। दोस्तों, सर्वाधिक जो चमकीला तारा है वो साइरस है। कौन सा है? साइरस, जिसे अपने डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपसे चमकीला ग्रह के बारे में पूछा गया, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र ग्रह है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है ना, और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है और इसे अपन प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे वाले 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। दोस्तों, सूर्य की जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सूर्य की सतह का क्या होता है? तापमान होता है, ठीक है ना। और लगभग अगर अपन पूरा फिक्स कहें तो ये होता है 5800 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन लगभग कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सूर्य की सतह का तापमान होता है। और सूर्य के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। और सूर्य में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो आपको याद रखना, नाभिक के संलयन की क्या होती है? अभिक्रिया होती है। फिर आगे वाला है 3 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। दोस्तों, सूर्य की जो बाह्य परत है ना, सूर्य की बाह्यतम परत को अपन क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाह्यतम परत है इसे अपन क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं। फिर सूर्य का दीप्तिमान सतह। दोस्तों, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह जिसे अपन प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं? उसे प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना कि सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है और इसे अपन किस नाम जानते हैं? इसे अपन प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य का संगठक है। दोस्तों, सूर्य का जो संगठक है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है? सूर्य का संगठक है। तो ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाइड्रोजन हीलियम ये क्या है? सूर्य की संगठक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। किस प्रकार के? तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है तो वो आपको याद रखना, नाभिकीय संलयन। तो कौन से हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ये आपसे पूछ ले जाए कि सूर्य में किस प्रकार की क्रिया होती है। दोस्तों, आपको याद रखना, नाभिकीय संलयन प्रकार की क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन मत कर देना, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम, और हाइड्रोजन बम में भी आपको याद रखना किस प्रकार की क्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन होती है। और परमाणु बम में किस प्रकार की क्रिया होती है। तो परमाणु बम में आपको याद रखना, नाभिकीय विखंडन की क्या होती है? क्रिया होती है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि 7 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश को और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है ना और पृथ्वी की सतह में पहुंचने में, इसे आपको याद रखना, लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड का 8 मिनट, ठीक है ना, 8 मिनट और 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो लगभग आपको याद रखना 500 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 500 सेकंड क्या लगता है? टाइम लगता है। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, जो भूस्थिर उपग्रह होता है ना, जो पृथ्वी से ऊपर स्थापित किए जाते हैं, इनकी जो ऊंचाई होती है तो आपको याद रखना 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? तो आपको याद रखना कि जो भूस्थिर उपग्रह होता है और इनकी जो ऊंचाई होती है तो वो आपको याद रखना 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह स्थित है। दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह ना, तो ये आपको याद रखना मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो आपको याद रखना जो क्षुद्र ग्रह ये कहाँ है। तो आपको याद रखना जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो ये आप पक्का कर लेना, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है। तो आपको याद रखना क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। दोस्तों, चंद्रमा जो पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है वो 27 दिन और 8 घंटा में करता है। कितने दिन में करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो दोस्तों 27 दिन वो 8 घंटा में करता है। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय। दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कितना टाइम लगता है। तो आप सभी को पता है 1 वर्ष लगता है। और 1 वर्ष में कितना दिन या कितना जो टाइम होता है तो आपको याद रखना 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटा। मतलब आपको याद रखना कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा में लगभग एक समय लगता है। और अगर आप दिन के हिसाब से पूछा जाए तो 365 दिन हो जाएगा और घंटा कितना हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। कौन सी हुई तो कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1872 में क्या हुई थी? भारत की पहली जनगणना हुई थी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत 1821 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय आपको याद रखना भारत में और 1821 में और नियमित जनगणना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और भारत में जो पहली जनगणना की जो शुरुआत
शुरुआत हुई तो वो 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, ये आपको याद रखना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है? तो आपको याद रखना वो 1951 में हुई थी। किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं? किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं? 1921 के वर्ष को। किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 के वर्ष को अपन क्या कहते हैं? जनगणना का महाविभाजक वर्ष के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व जनसंख्या दिवस है तो वो आपको याद रखना 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को आपको याद रखना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों भारत में जो कुल साक्षरता जो दर है वो 73% है। कितना परसेंट है? तो आपको याद रखना भारत में जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? तो आपको याद रखना 73% है। कितना परसेंट हो जाएगा? 73% हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात कितना है? दोस्तों भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आपको याद रखना 943 है। कितना है? तो 943। भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आपको याद रखना 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है। कौन सा है? तो आपको याद रखना सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात राज्य है वो हरियाणा है। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात राज्य है और केरल आपको याद रखना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। फिर देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों न्यूनतम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम के बारे में आप याद रखना, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है? दोस्तों भारत के आपको याद रखना केरल राज्य में साक्षरता दर है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है? दोस्तों केरल राज्य में, ठीक है ना। और केरल राज्य में लगभग 91-92% जो बच के पूरी साक्षरता है। ये भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, वो आपको याद रखना केरल। और भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो सबसे कम है वो बिहार राज्य में। सबसे कम जो साक्षरता है वो किस राज्य में? बिहार राज्य में। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो आपको याद रखना केरल में। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भारत का मानक समय कितना? दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है। कितना है? तो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर की है भारत का मानक समय। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में जो कुल राज्यों की संख्या है वो 28 है। कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो आपको याद रखना 28 है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो केंद्र शासित राज्य है दोस्तों वो आपको याद रखना 9 है। तो दोस्तों पहले जो भारत में क्या थे राज्य 29 थे, तो अब जम्मू कश्मीर है वो अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इसके अलावा लेह लद्दाख भी बन गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? तो वो तो होगी 9 हो गई। और राज्य एक कम हो गया, वो कितना हो गया? 28 हो गया। राजस्थान का सर्वाधिक पूर्वोत्तम राज्य है। दोस्तों राजस्थान का जो सर्वाधिक जो पूर्वोत्तम राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक पूर्वोत्तम राज्य है। तो ये आपको याद रखना। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे जो प्राचीन वलित पर्वतमाला है वो अरावली है। कौन सी पर्वतमाला है? तो आपको याद रखना अरावली विश्व की सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? तो आपको याद रखना गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट आबू किस राज्य में? दोस्तों आपको याद रखना कि जो माउंट आबू है वो राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? माउंट आबू राजस्थान राज्य में है। और माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर के बारे में आपको बताया था कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इस पर 5 मीटर ऊंचा और जो वो क्या बना हुआ है, एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। और टोटल जोड़ने के बाद में इसकी ऊंचाई होती है वो 1727 हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला देखा है कि जो 21 नंबर क्वेश्चन देखा है कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक वन वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। आपको याद रखना सर्वाधिक वन वाला क्या है? राज्य है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों भारत के मध्य से आपको याद रखना कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये हो जाएगी कर्क रेखा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो वो आपको 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? तो आपको याद रखना भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की जो तटीय भाग की लंबाई है तो आपको याद रखना वो है 7516। कितने हैं? 7516 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा की लंबाई। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु वो इंदिरा कोल है। कौन सा? इंदिरा कोल के बारे में आप याद रखना, यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है।
फिर आगे वाला है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट की है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये आपको याद रखना। और उत्तरी पॉइंट के बारे में आपको बताया था वो इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। दोस्तों भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है तो वो आपको याद रखना 3214। कितना है? 32 मतलब 3214 किलोमीटर है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व में पश्चिमी विस्तार, भारत का पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है दोस्तों वो आपको याद रखना 2933। कितना जो है 2933 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में भारत का स्थान है तो वो आपको याद रखना 7वां स्थान है, ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि दोस्तों आपको कौन सा स्थान है? तो वो आपको याद रखना 2रा स्थान है, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य आपको याद रखना दोस्तों सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है। और मध्य प्रदेश में वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो गौंड जनजाति, ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गौंड जनजाति है, ठीक है ना। और वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है। फिर देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखा है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा वो कौन सी है? तो वो आपको याद रखना हिंदी है। कौन सी भाषा हो जाएगी? हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत? दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना परसेंट है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत स्थित है दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूरी देशांतर के मध्य है। भारत स्थित कहाँ है दोस्तों? आपको याद रखना उत्तरी गोलार्ध और पूरी देशांतर के मध्य भारत है। शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों आपको याद रखना जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना वो 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। फिर देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि डूरंड रेखा है। तो डूरंड रेखा के बारे में आप याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? दोस्तों डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? तो आपको याद रखना डूरंड रेखा है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? दोस्तों भारत और चीन के मध्य आपको याद रखना मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य तो मैकमोहन रेखा है। और डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है कि रेड क्लिफ रेखा है। और भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? दोस्तों श्रीलंका है। भारत का निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है दोस्तों वो श्रीलंका है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। किस देश से लगती है? दोस्तों बांग्लादेश से। और ये देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।